Welcome to the Career Comrade. Rise with Comrade. आज के इस विश्लेषण के केंद्र में है भारत का 28वां राज्य झारखंड। हमारे पास इस राज्य के भौगोलिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक से ही शुरू करते हैं। 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में नक्शे पर आया। अब अगर हम इसके आकार की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से ये पूरे देश का मात्र 2.42% हिस्सा है, जो कुल मिलाकर 79,714 वर्ग किलोमीटर होता है। हाँ, 79,714। देखने में ये बहुत विशाल नहीं लगता, लेकिन यहाँ एक ऐसा तथ्य है जो तुरंत ध्यान खींचता है। आकार में अपेक्षाकृत छोटा होने के बावजूद इसकी सीमाएं 5 अलग-अलग राज्यों से टकराती हैं। 5 राज्य? हाँ, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश। इतने छोटे भूभाग का इतने सारे अलग-अलग राज्यों को छूना कोई आम बात तो नहीं है। एकदम सही पकड़ा। अगर हम इसे एक व्यापक नजरिए से देखें तो 5 राज्यों से घिरे होने का मतलब सिर्फ एक भौगोलिक पड़ोस नहीं है। तो फिर क्या है? इसका सीधा मतलब ये है कि झारखंड एक बहुत ही अनोखे सांस्कृतिक और आर्थिक चौराहे पर खड़ा है। हर एक सीमा अपने साथ पड़ोसी राज्य का एक गहरा प्रभाव लेकर आती है। वहाँ व्यापारिक लेन देन होता है, भाषाओं का आदान प्रदान होता है। बिल्कुल। कोई भी खुद सोच सकता है कि बंगाल की सीमा से सटी जगहों पर जो बंगाली संस्कृति और रहन सहन की झलक है, या उड़ीसा की तरफ से आने वाली जो कला और परंपराएं हैं, वो सब झारखंड के अंदर आ रही हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प मिश्रण बनाता होगा। हाँ, इन सभी प्रभावों ने राज्य की अपनी मूल प्राचीन पहचान के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार किया जो बहुत दुर्लभ है। झारखंड एक ऐसा मंच बन जाता है जहां उत्तर, पूर्व और मध्य भारत के अलग-अलग रंग एक ही जगह पर घुल मिल रहे हैं। ये चौराहे वाली बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन मेरे लिए जो आंकड़ा सबसे बड़ा शॉक फैक्टर लेकर आया है ना, वो कुछ और ही है। अच्छा, कौन सा आंकड़ा? हम आमतौर पर झारखंड के बारे में क्या सुनते हैं? खदानें, कोयला, इस्पात के बड़े बड़े कारखाने, जमशेदपुर या धनबाद जैसे शहर। लेकिन स्रोत हमें एक एकदम अलग ही हकीकत दिखाते हैं। हाँ, वो ग्रामीण और शहरी विभाजन वाला आंकड़ा। एकदम। राज्य का 97.75% हिस्सा पूरी तरह से ग्रामीण है। 97.75%? हाँ, इसका मतलब है कि 79,714 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल में से लगभग 77,922 वर्ग किलोमीटर केवल और केवल गांव हैं, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और दूसरी तरफ जिसे हम शहरी क्षेत्र कहते हैं, वो मात्र 2.25% है, मतलब करीब 1,792 वर्ग किलोमीटर। ये तो हमारी आम धारणा को पूरी तरह से पलट देता है। ये आंकड़ा असल में इस राज्य की मूल पहचान का सबसे बड़ा आईना है, और सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी है। दुनिया झारखंड को उसके भारी उद्योगों और खनिज संपदा के चश्मे से देखती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हकीकत यह है कि राज्य की असली आत्मा इसके 32,620 गांवों में बसती है। 32,620 गांव? हाँ, ये 97.75% ग्रामीण इलाका हमें चीख चीख कर ये बताता है कि राज्य की अधिकांश आबादी आज भी अपनी जमीन, अपने जंगलों और अपनी पारंपरिक जीवन शैली से गहराई से जुड़ी हुई है। वे कारखानों में नहीं, खेतों और जंगलों के बीच जी रहे हैं। तो अगर मैं इसे नीतिगत नजरिए से देखूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी योजना सिर्फ शहरों या उद्योगों को ध्यान में रखकर बनाई गई, तो वो विफल हो जाएगी। हाँ, क्योंकि वो राज्य के 98% हिस्से को तो वैसे ही अछूता छोड़ देगी। 100% सच। विकास का कोई भी मॉडल इस विशाल ग्रामीण बहुलता को केंद्र में रखकर ही बनाया जाना चाहिए। प्रशासन के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती होती है कि वो इतने विशाल, घने और फैले हुए ग्रामीण क्षेत्र तक अपनी पहुंच कैसे बनाए। क्योंकि जब तक प्रशासन इन 32,620 गांवों के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचता, तब तक राज्य का समग्र विकास संभव ही नहीं है। और शायद यही कारण है कि प्रशासन ने अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कुछ बहुत ही अलग तरीके अपनाए हैं। जैसे राजधानियों का कॉन्सेप्ट। हम सब जानते हैं कि रांची राज्य की मुख्य राजधानी है, लेकिन स्रोतों से पता चलता है कि यहाँ उप राजधानी मतलब सब कैपिटल का भी एक पूरा ढांचा है। हाँ, ये एक बहुत ही अनोखा मॉडल है। वर्तमान में दुमका इसकी उप राजधानी है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह को भी उप राजधानियों के रूप में प्रस्तावित किया गया है।
एक राज्य और भविष्य में इतनी सारी राजधानियां, ये मॉडल थोड़ा अलग लगता है। अलग जरूर है, लेकिन ये बहुत ही रणनीतिक और जरूरी कदम है। प्रशासनिक भाषा में इसे विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। जैसा कि हमने अभी बात की, राज्य का 98% हिस्सा ग्रामीण है और इसका भूगोल भी काफी चुनौतीपूर्ण है। पहाड़ हैं, घने जंगल हैं। बिल्कुल। ऐसे में सत्ता, मंत्रालयों और प्रमुख प्रशासनिक कार्यालयों को किसी एक ही शहर यानी रांची में समेट कर रख देना बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर कोई सुदूर इलाके का व्यक्ति है तो उसे एक छोटे से सरकारी काम के लिए भी रांची तक का सफर करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। एकदम सही। प्रस्तावित उप राजधानियों का ये विचार प्रशासन को लोगों के घर के दरवाजे तक ले जाने की कोशिश है। दुमका संथाल परगना क्षेत्र को संभालता है, चाईबासा कुल्हान क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, और मेदिनीनगर पलामू क्षेत्र के लिए है और गिरिडीह उत्तरी छोटा नागपुर के लिए। इसका फायदा ये होता है कि सुदूर इलाकों में रहने वाले नागरिकों की परेशानियां कम होती हैं और सबसे अहम बात, उन विशेष क्षेत्रों के स्थानीय विकास पर ज्यादा बारीकी से फोकस किया जा सकता है। ये प्रशासन को अधिक जवाबदेह और सुलभ बनाने का एक स्पष्ट प्रयास है। ये सुलभता वाली बात जिलों के निर्माण के इतिहास में भी बहुत साफ दिखाई देती है। 2000 में जब राज्य का निर्माण हुआ था तब केवल 18 जिले थे। हाँ, सिर्फ 18। लेकिन आज ये संख्या बढ़कर 24 हो गई है, यानी पिछले कुछ सालों में 6 नए जिले बनाए गए। स्रोतों के अनुसार अप्रैल 2001 में ही 4 नए जिले अस्तित्व में आ गए थे, जो कि राज्य बनने के कुछ ही महीनों बाद की बात है। हाँ, पलामू से अलग होके लातेहार बना, दुमका से अलग होके जामताड़ा, गुमला से अलग होके सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम को बांटकर सरायकेला खरसावां बनाया गया। इसके बाद सितंबर 2007 में 2 और जिले बने। रांची से खूंटी अलग हुआ और हजारीबाग से रामगढ़। और प्रशासनिक सुविधा के लिए ही कोल्हान को राज्य का सबसे नवीनतम प्रमंडल या डिवीजन बनाया गया है। अब कुल मिला के 5 प्रमंडल हैं। देखिए, जिलों के पुनर्गठन की इस पूरी प्रक्रिया को महज नक्शे पर नई लकीरें खींचने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। तो इसे कैसे देखना चाहिए? हर एक नया जिला एक नए प्रशासनिक केंद्र, एक नए बजट और एक नई उम्मीद का प्रतिनिधित्व करता है। जब पलामू जैसे बड़े जिले को बांटकर लातेहार बनाया गया तो इसका सीधा असर जमीनी स्तर पर होता है। कैसे? एक छोटा भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण वहां का जिलाधिकारी, वहां का पुलिस अधीक्षक लोगों की समस्याओं पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान दे पाता है। बजट का आवंटन सीधे उस छोटे क्षेत्र की विशिष्ट जरूरतों के हिसाब से होता है। मतलब लातेहार के मामले में जंगली और पहाड़ी इलाके की जरूरतों के हिसाब से। बिल्कुल, ये सब लोगों तक पहुंचने की ही कवायद है। लेकिन प्रशासनिक ढांचे को दिशा देने वाला असली इंजन तो राजनीति ही होती है। हाँ, बिना राजनीति के प्रशासन कैसे चलेगा? और झारखंड का राजनीतिक इतिहास कुछ ऐसे आंकड़े पेश करता है जो काफी हैरान करने वाले हैं। पहले बुनियादी ढांचे की बात करें तो राज्य में 82 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 81 निर्वाचित हैं और 1 मनोनीत। और लोकसभा की 14 सीटें हैं। हाँ, 14 लोकसभा सीटें और 6 राज्यसभा सीटें हैं। लोकसभा सीटों में एक दिलचस्प तथ्य ये है कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है और सबसे छोटा चतरा। लेकिन जो आंकड़ा मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर गया वो है मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल। सूत्रों के मुताबिक वर्तमान मुख्यमंत्री 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज हैं, लेकिन 2000 से लेकर अब तक केवल 6 अलग अलग व्यक्तियों ने इस पद को संभाला है। ये एक बहुत ही गंभीर राजनीतिक परिदृश्य की ओर इशारा करता है। 2000 के बाद से 11 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई, लेकिन चेहरे केवल 6 ही रहे। ये क्या दर्शाता है? ये साफ तौर पर दिखाता है कि इस युवा राज्य ने अपने शुरुआती 2 दशकों में भयंकर राजनीतिक अस्थिरता और उथल-पुथल का सामना किया है। कई सरकारें अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाईं। गठबंधन बनते रहे और टूटते रहे। बिल्कुल। और शायद इसी राजनीतिक अस्थिरता का नतीजा था कि 19 जनवरी 2009 को झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा था। हाँ, और ये किसी भी नए राज्य के लोकतांत्रिक विकास के लिए एक बड़ा झटका होता है। जब राजनीतिक स्थिरता नहीं होती तो दीर्घकालिक नीतियों का निर्माण और उनका क्रियान्वयन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। एक सरकार योजना लाती है, दूसरी आकर उसे बदल देती है या पूरी तरह से रोक देती है। ये तो विकास के लिए बहुत हानिकारक है। बिल्कुल। हालांकि इन सब के बीच एक संस्था जिसने अपनी निरंतरता बनाए रखी वो है न्यायपालिका। राज्य गठन के साथ ही 2000 में रांची में देश के 21वें उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई थी। 21वां उच्च न्यायालय? हाँ,
उच्च न्यायालय ने राज्य की स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था को एक मजबूत आधार जरूर दिया है, भले ही राजनीतिक गलियारों में कितनी भी हलचल रही हो। राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे को समझने के बाद अब उस पहलू की ओर मुड़ते हैं जो इस राज्य की असली जान है, यहाँ की संस्कृति और लोग। एकदम, यहाँ की संस्कृति, भाषा और यहाँ के लोग। स्रोतों में जब झारखंड की भाषाओं का जिक्र आता है तो वो किसी भाषाई खजाने से कम नहीं लगता। राज्य की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है, जो स्वाभाविक है क्योंकि ज्यादातर प्रशासनिक काम इसी में होता है। हाँ, ये तो आम बात है। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब हम द्वितीय राजकीय भाषा की सूची देखते हैं। प्रशासन ने 16 भाषाओं को यह दर्जा दिया है। 16 भाषाएं? एक तो नहीं, पूरे 16, जिनमें उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनिया और नागपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका शामिल हैं। मुझे तो ये देखकर अचरज हुआ कि एक राज्य अपने अंदर इतनी विविधता को, इतनी अलग-अलग आवाजों को कैसे समेट सकता है। देखिए, ये महज भाषाओं की एक लंबी सूची नहीं है। तो ये क्या है? ये एक बहुत ही गहरा सामाजिक और राजनीतिक वक्तव्य है। जब कोई राज्य 16 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा देता है तो वो असल में अपने लोगों से कह रहा होता है कि हम आपकी पहचान का सम्मान करते हैं। बहुत सही बात कही। भाषा केवल बात करने का जरिया नहीं होती, वह एक पूरे समुदाय के इतिहास, उसकी संस्कृति और उसके गौरव का प्रतीक होती है। बिल्कुल। जब संथाली, मुंडारी या हो जैसी आदिवासी भाषाओं को राजकाज की भाषा का दर्जा मिलता है तो वो उन समुदायों को मुख्य धारा में जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रयास होता है। एक तरह का समावेशी मॉडल। हाँ, ये एक समावेशी मॉडल है जो ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि कोई भी समुदाय खुद को राज्य के विकास या प्रशासन से कटा हुआ महसूस ना करे। ये समावेशन वाली बात जनजातीय आंकड़ों में और भी मजबूती से उभर कर आती है। झारखंड की पहचान उसके आदिवासी समुदायों से है। आंकड़ों के अनुसार राज्य में 32 मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियां हैं। 32 जनजातियां? हाँ, और इसमें एक नया विकास ये हुआ है कि पुराण समुदाय को भी इस सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है, जिससे ये संख्या 33 हो जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल। लेकिन इन 32 जनजातियों के भीतर भी एक बहुत ही विशेष श्रेणी है, जिसे आदिम जनजाति या प्रिमिटिव ट्राइब्स कहा जाता है। हाँ, 8 आदिम जनजातियां हैं। राज्य में ऐसी 8 जनजातियां हैं: असुर, बिरहोर, बिरुजिया, कोरवा, सबर, परहिया, माल पहाड़ियां और सौरिया पहाड़ियां। अब ये जो आदिम शब्द है, ये अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए हैं। बिल्कुल। जब हम इन 8 आदिम जनजातियों की बात करते हैं तो हम असल में मानव इतिहास की सबसे प्राचीन और संरक्षित विरासतों में से एक की बात कर रहे होते हैं। आदिम होने का मतलब ये है कि ये समुदाय आज भी विकास की उस अंधी दौड़ से मीलों दूर है जहां हम और आप रहते हैं। हाँ, उनका जीवन बहुत अलग है। इनका प्रकृति के साथ जो जुड़ाव है, जंगल पे इनकी जो निर्भरता है और इनकी जो सामाजिक संरचना है, वो सदियों पुरानी है। ये वो लोग हैं जो सही मायनों में इन जंगलों और पहाड़ों के पहले और असली रखवाले हैं। लेकिन आधुनिकता के इस दौर में जहां हर तरफ कंक्रीट के जंगल उग रहे हैं, इन समुदायों का अस्तित्व तो बहुत खतरे में होगा। यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। राज्य और प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन आदिम जनजातियों का संरक्षण है। क्योंकि अगर ये समुदाय विलुप्त होते हैं तो सिर्फ कुछ लोग कम नहीं होंगे, बल्कि मानव जाति के इतिहास का एक पूरा अध्याय, प्रकृति के साथ जीने का एक पूरा ज्ञान खत्म हो जाएगा। इसलिए इन 8 समुदायों को विशेष दर्जा दिया गया है ताकि इनके स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन को बचाने के लिए विशेष नीतियां बनाई जा सके। एक तरफ ये प्राचीन आदिम जनजातियां हैं जो प्रकृति की गोद में हैं, और दूसरी तरफ आधुनिक विकास और बुनियादी ढांचे का विस्तार है। विरोधाभास देखिए। हाँ, स्रोतों में 3 महानगरों का जिक्र है: धनबाद, जमशेदपुर और रांची। इनमें जमशेदपुर सबसे बड़ा और प्रमुख औद्योगिक शहर है, जो राज्य की एक पूरी तरह से अलग तस्वीर पेश करता है, जो कि उस ग्रामीण तस्वीर से बिल्कुल अलग है। एकदम। और प्रशासन को दुरुस्त रखने के लिए कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भी काफी फैलाव है। झारखंड पुलिस का एक स्पष्ट ध्येय वाक्य है: सेवा ही लक्ष्य। सेवा ही लक्ष्य। इसके साथ ही राज्य में 5 केंद्रीय कारागारों की स्थापना की गई है। 5 जेलें। हाँ, रांची में बिरसा मुंडा, दुमका में हजारीबाग में जयप्रकाश, पलामू में और जमशेदपुर में घागीड़ी। अगर ध्यान दें तो ये जेलें भी उन्हीं प्रमुख प्रशासनिक और भौगोलिक केंद्रों में स्थापित की गई हैं ताकि पूरे राज्य को कवर किया जा सके। देखिए, बुनियादी ढांचा, पुलिस और महानगर,
ये सब विकास के बाहरी सूचक हैं। लेकिन विकास का असली पैमाना ये होता है कि आम इंसान का जीवन स्तर कितना सुधरा है। और यहाँ हमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। वो क्या? अगर हम 2018 के मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आंकड़ों पर नजर डालें तो झारखंड का स्कोर 0.599 था। 0.599। हाँ, यह स्कोर राज्य को मध्यम वर्ग की श्रेणी में रखता है। और अगर पूरे देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में देखें तो झारखंड 34वें स्थान पर था। 34वें स्थान। हाँ, एक ऐसे राज्य के लिए जो खनिजों से भरा हुआ है, जो पूरे देश को कोयला और इस्पात देता है, उसका मानव विकास सूचकांक पे इतना नीचे होना बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। यही वो बिंदु है जहां सारी आंकड़े आपस में टकराते हैं। अकूत प्राकृतिक संसाधन, देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने और फिर भी शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय के मामले में नहीं। आधिकारिक पन्नों और आंकड़ों में छिपी कहानियों को डिकोड करने का यह सिलसिला आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। The Career Comrade presents mathematics, reasoning, English, general awareness, general science and current affairs classes for UPSC, SSSC, banking, railway and any others government exams.